हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपको मैथ के 2 वीडियो भेज दिए। आशा करता हूँ आपने किए होंगे। आपका एसएसटी का पेपर भी बकाया है, तो एसएसटी में आपका जो ज्योग्राफी पार्ट है उसका वीडियो मैं डालूंगा, और एसएसटी में पॉलिटिकल का पार्ट है उसका वीडियो मैं डालूंगा। आप इन वीडियो को पूरे दिन में 2 बार 3 बार जितने भी टाइम मिले आप उसको देखना, ठीक है? तो आपका टॉपिक है आज का 10th एसएसटी में अध्याय 5, जिसका नाम है लोकतंत्र। अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है? डेमोक्रेसी एक अंग्रेजी का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। और ये डेमोक्रेसी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द तो है डेमोस प्लस एक है क्रेटिया। डेमोस और क्रेटिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, और ये दोनों शब्द कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के। कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के। कौन से 2 शब्द हैं? जिसका नाम एक का डेमोस है, दूसरे का क्रेटिया। डेमोस का अर्थ पुराने समय में लगाया जाता था भीड़ से। डेमोस का अर्थ क्या होता था? भीड़ से। तो डेमोस का अर्थ होता था भीड़, लेकिन आजकल यहां डेमोस शब्द का भीड़ की जगह लगता है जनता से। और क्रेटिया का मतलब है शक्ति। क्रेटिया का मतलब क्या है? शक्ति। तो डेमोस प्लस क्रेटिया शब्द से मिलकर बना है जनता की ताकत या जनता की शक्ति। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनता की शक्ति, ठीक है? अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, हम बात करें अतीत की। अतीत का मतलब प्राचीन काल जिसे हम बोले, बीता हुआ समय जिसे बोले। अतीत में है ना, डेमोक्रेसी को कहा जाता था व्यक्तिवाद। अतीत में डेमोक्रेसी को क्या कहा जाता था? व्यक्तिवाद, ठीक है? तो इसको कहते थे व्यक्तिवाद लोकतंत्र। और अतीत के बाद आया आधुनिक काल, और आधुनिक काल में इसको कहा गया उदारवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र। तो अतीत यानी प्राचीन काल में इसको क्या कहा गया? व्यक्तिवाद लोकतंत्र। और आधुनिक काल में कहा गया इसको उदारवादी लोकतंत्र। और देखिए, यहां पर एक आता है पूंजीवादी लोकतंत्र और एक आता है पश्चिमी लोकतंत्र। पश्चिमी लोकतंत्र, इसको पश्चिमी लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब दुनिया में पहले जो राजतंत्रात्मक शासन था, उसके बाद लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई थी। इस कारण इसको क्या कहा गया? पश्चिमी लोकतंत्र। और पश्चिम के देश है वो विकसित थे, इसलिए उन विकसित देशों में कहा गया इसको पूंजीवादी लोकतंत्र। तो ध्यान रखना, अतीत में इस लोकतंत्र को क्या कहा जाता था? व्यक्तिवादी लोकतंत्र। आधुनिक काल में उदारवादी लोकतंत्र हुआ, और इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं। कहने का कारण क्या है? क्योंकि लोकतंत्र की उत्पत्ति कहां हुई थी? पश्चिमी देशों में। और पूंजीवादी लोकतंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि पूंजीवादी देशों ने लोकतंत्र को अपनाया था, इसलिए क्या कहलाई? पूंजीवादी लोकतंत्र, ठीक है? अब लोकतंत्र के विभिन्न रूप, लोकतंत्र के विभिन्न रूपों को हम पढ़ेंगे। और लोकतंत्र के 4 रूप प्रचलित हैं। एक राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा आर्थिक लोकतंत्र,
चौथा नैतिक लोकतंत्र। तो इस अध्याय में हमें चारों प्रकार के लोकतंत्रों को पढ़ना है, लेकिन आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केवल राजनीतिक लोकतंत्र, और कल के वीडियो में सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र तीनों को हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक लोकतंत्र। और राजनीतिक लोकतंत्र है ना, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। राजनीतिक लोकतंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से हैं? एक तो राज्य के रूप में लोकतंत्र और एक शासन के रूप में लोकतंत्र। तो राज्य के रूप में लोकतंत्र का मतलब है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक राज्य। और लोकतंत्रात्मक राज्य का अर्थ होता है जहां पर सरकार का चयन या सरकार का निर्वाचन वहां की जनता के द्वारा होता है, सरकार पर नियंत्रण वहां की जनता के हाथ में होता है, सरकार को पद से हटाना वहां की जनता के हाथ में होता है, और जनता है वो सर्वशक्तिमान होती है, और शासन की अंतिम शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में। इस कारण इसको कहते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य या लोकतांत्रिक राज्य। तो राज्य के रूप में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? ऐसा लोकतंत्रात्मक राज्य जहां पर सरकार या शासन का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है, सरकार और शासन पर नियंत्रण जनता के हाथ में होता है, सरकार और प्रशासन को पद से हटाना जनता के हाथ में होता है, और जनता ही क्या होती है? सर्वशक्तिमान होती है। जनता से ऊपर कोई ताकत नहीं होती। और शासन के प्रकार के रूप में, शासन के प्रकार के रूप में क्या अर्थ होता है कि जिस देश में शासन और राज्य दोनों के बीच संबंध स्थापित होता है, और शासन पर नियंत्रण किसके ऊपर होता है? राजनीतिक नियंत्रण होता है, और राजनीति का मतलब सरकार का नियंत्रण होता है। तो शासन लोकतंत्र का मतलब है ऐसा शासन जहां पर शासन पर नियंत्रण किसका होता है? वहां की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का। ठीक है, अब राजनीतिक लोकतंत्र है, इसको हम पढ़ रहे हैं। और राजनीतिक लोकतंत्र में, राजनीतिक लोकतंत्र के अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के उपवेद। अब जो लोकतांत्रिक शासन है उसके दो भेद बताए गए हैं। वापस देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र है, इसके अंग की बात करें तो लोकतांत्रिक शासन के दो अंग होते हैं। एक तो होता है, पहला तो है प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, और दूसरा है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब क्या होता है प्रत्यक्ष और शुद्ध लोकतंत्र? ऐसा लोकतंत्र यानी ऐसी सरकार जिस सरकार का मुखिया प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसे हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश का मुखिया होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना तो जाता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। इसलिए हमारे देश में जो राजनीतिक लोकतंत्र है ना, वो राजनीतिक लोकतंत्र अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो जनता से निर्वाचित तो होता है लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग नहीं लेती। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जिसमें विधानसभाओं के सदस्य हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ये वोटिंग करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जिस लोकतंत्र में वहां का मुखिया प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। एग्जाम्पल अमेरिका, अमेरिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, और वहां राष्ट्रपति है वो डायरेक्ट वहां की पब्लिक के द्वारा चुना जाता है। इसलिए अमेरिका में कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और भारत में कौन सा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, इसके भी दो प्रकार हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं? दो, जिसमें एक तो होता है संसदीय लोकतंत्र और एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र का मतलब जहां पर सरकार का गठन
संसद के रूप में होता है। जैसे हमारे देश में होता है, हमारे देश में एक संसद है और संसद के चुने हुए सदस्यों के द्वारा हमारी सरकार का गठन होता है। तो हमारे देश में कैसा लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र। और हमारे देश में संसदीय प्रणाली कहां से अपनाई है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में भी संसदीय लोकतंत्र है और भारत में भी संसदीय लोकतंत्र है। और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर, जैसे हमारे देश में तो संसदीय क्यों है? क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री है ना, हमारी संसद के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। और अध्यक्षात्मक कौन सा होता है? ऐसा लोकतंत्र जहां का मुखिया, जहां का अध्यक्ष है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। वहां पर संसद हावी नहीं होती। कौन होता है वहां की? मुखिया, प्रधान होता है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक राज्य अथवा लोकतांत्रिक शासन की मान्यताएं। यानी लोकतांत्रिक राज्य है वो किस मान्यता, किस अवधारणा के आधार पर काम करता है, वो 5 मान्यताएं हमें पढ़नी है और आप इनको याद करोगे। इनमें से क्वेश्चन है वो निश्चित है बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, छोटा क्वेश्चन कंफर्म है। और इसको अगर ढंग से वीडियो को देख लिया ना, 1 बार 2 बार 3 बार, तो कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो पहला मान्यता बता रहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र है वो उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। यानी राजनीतिक लोकतंत्र में उदारवादी संविधान का मतलब जहां पर संविधान मुख्य रूप से वहां की जनता के हित के लिए बनाया गया हो, ऐसा लोकतांत्रिक राज्य है वो मान्यता मानता है। लोकतंत्र राज्य मान्यता क्या होती है? कि वहां का संविधान है वो जनता के द्वारा, जनता के लिए ही बनाया गया हो। जैसे भारत का संविधान है और भारत में संविधान निर्माण कैसे हुआ? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जिनसे संविधान सभा बनी थी, उन्होंने क्या किया? हमारे संविधान का निर्माण किया। और हमारे संविधान में सर्वोच्चता किसको दी गई है? हमारे देश के नागरिकों को, जनता को दी गई है। और ये कह रहा है प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है। यानी लोकतांत्रिक राज्य उस राज्य को कहा जाता है जहां पर सत्ता अंतिम रूप से शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। जैसे भारत में सरकार का गठन है, जनता करती है, जनता नियंत्रण करती है और सरकार को पद से हटा भी कौन सकती है? जनता हटा सकती है। तो प्रभुसत्ता का मतलब अंतिम शक्ति, सबसे ताकतवर, सर्वशक्तिमान कौन होती है? जनता होती है। किसमें? राजनीतिक लोकतंत्र में। तीसरा है इसका सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। यानी सिद्धांत के रूप में तो क्या होता है? हमारे देश में जनता के द्वारा प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, लेकिन व्यवहार में देखें ना तो शासन कौन चलाता है? ब्यूरोक्रेसी, जिसे हम क्या बोलते हैं? हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो शासन चलाते हैं, वो ही नीतियां बनाते हैं, ठीक है। तो व्यवहारिक, इसका सैद्धांतिक पक्ष तो क्या है? लोकतांत्रिक राज्य है, जबकि व्यवहारिक पक्ष क्या है? लोकतांत्रिक शासन है। चौथा, जनता सरकार की नियुक्ति करती है। मैंने बता दिया आपको, जनता क्या करती है? सरकार की नियुक्ति है। जनता चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि फिर देश का शासन चलाते हैं। उस पर नियंत्रण किसका होता है? जनता का नियंत्रण होता है। और उसको हटा कौन सकता है? जनता ही उसको हटा सकती है। जैसे हमारे देश में प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमारे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है लोकसभा के अंदर, राष्ट्रपति के खिलाफ क्या ला सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, उसको महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। यह स्वयं के साध्य, यह स्वयं साध्य नहीं होता अपितु लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति का साधन है। यानी लोकतंत्र है ना, एक तो होता है साध्य, साध्य का मतलब होता है एम, गोल, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, और एक होता है साधन, जिस गोल को प्राप्त करने के लिए कौन से साधन चाहिए। जैसे हमारे देश का मतलब है लोक कल्याण, तो लोक कल्याण तो क्या है? साध्य यानी टारगेट हो गया, और टारगेट पर पहुंचने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? साधन कहलाते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र है ना वो क्या है? केवल एक टारगेट है, उनको प्राप्त करने का साधन नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमने लोकतंत्र में आज राजनीतिक लोकतंत्र को पढ़ा है। कल के टॉपिक में होगा सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक और नैतिक लोकतंत्र। इतना ही आपका चैप्टर है, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपके क्वेश्चन आंसर है वो आप अपनी बुक से पढ़िए, लर्न कीजिए। किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है
कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल है तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।